कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या ख्याल? 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। अभी मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, मैं चेन्नई गया हूँ, वो लोग पंजाबी गाना गा रहे हैं। मैंने बोला वहाँ पे उनको, मैंने कहा मैं ये बोलता हूँ, मैंने हैदराबाद में ये बात बोली, मैं कहा हम लोग यूरोप जाते हैं, जर्मन फ्रेंच नहीं बोलेगा, फ्रेंच जर्मन नहीं बोलेगा, दोनों एक जैसे देखते हैं, लेकिन आज साउथ इंडिया में खड़े होके आप कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे गा रहे हो। तो मैं कहा हम इंडिया अगर वन रहे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। अजियो प्रेजेंट्स TRS में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की एजी इंटेंस कॉन्वर्सेशन में हमारा साथ देंगे यो हनी सिंह। आई प्रॉमिस यू, उनके काफी सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन आ चुके हैं, पर इस तरह का एक पॉडकास्ट जो इतना ज्यादा डार्क है आपको सिर्फ TRS पर मिलेगा। यार सिर्फ डार्क नहीं है, डीप भी है, स्पिरिचुअल बातें भी हो चुकी है, क्योंकि दिस इज TRS दोस्तों। ये वाली लुक दिस इज स्टाइल्ड बाय आजियो। अगर आपको भी ऐसी स्टाइलिंग चाहिए, ऐसी फैशन चाहिए, तो आजियो ऐप जाकर डाउनलोड कीजिए एंड स्टाइल योरसेल्फ इमीडिएटली। आज हनी सिंह हमें सिखाएंगे हाउ टू अचीव इट इन स्टाइल एंड हाउ टू थिंक इन स्टाइल। जितनी ज्यादा डेप्थ इनमें है ना, आई थिंक उस डेप्थ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और आज हम मिलके इनकी असलियत को जानेंगे TRS के थ्रू। ये है यो हनी सिंह ऑन TRS। यो हनी सिंह, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल मजे में। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग कि द कॉलेज मी इज ड्रीमिंग राइट नाउ। अरे वाह कैसे हो भाई? मजे में भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। Okay. इतनी ज्यादा फ्रेंडली वाइब है आपकी। बस भाई आपका दोस्त ही हूँ, भाई हूँ बड़ा। 100%। जहाँ से आप लोग निकले हो मैं भी वहीं से निकला हूँ। Okay. तो वही बस गलियाँ हैं, वही रास्ते हैं, वही मंजिल है। मंजिल क्या है? डेथ? नहीं, डेथ तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बुलंदी तक जाएंगे। ओके, डेथ तो हो ही जाएगी, वो तो क्या ओके। है। लेकिन तब तक ऐसा कुछ करेंगे कि जो लोगों ने नहीं देखा पहले। बुलंदी को थोड़ा ज्यादा ब्रेक डाउन कीजिए। बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वो करना है जो नहीं किया गया। माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन जिसने पहली बार किया था उसका नाम हुआ था। तो वो क्या नाम है उसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो भी नहीं बन सकता, लेकिन वो बना था, उसका भी नाम हुआ था। तो कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया गया। अभी शुरुआत है, बीच में ब्रेक भी लगा काफ़ी, लेकिन शायद वो इसीलिए कि तीर को जितना दूर तक फेंकना है तो और पीछे खींचना पड़ता है। तो वो पीछे खिंचाव 7 साल का जो रहा, उसने तीर को और पैना कर दिया है और पकड़ और मजबूत कर दी है। तो जाएगा तो अर्श तक जाएगा। भगवान में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने वो उस तीर को पीछे क्यों खींचा? क्योंकि तब भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। ओके। 2012 में जब मुझे कामयाबी मिली, उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, इतना हार्डकोर बिलीव नहीं था, लेकिन हाँ शुक्राना करता था और मांगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार साला मैं ही भगवान हूँ। 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान में बिलीव करना बंद कर दिया था। Okay. फिर उसके बाद भगवान ने समझाया कि भगवान मैं हूँ, तू नहीं है। फिर अभी वापस धीरे धीरे आया उस तरफ। भगवान में बिलीफ घटती या हटती कैसे है? दोस्तों की वजह से? नहीं, अपने आप अंदर तरीके से, अपने आप आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से और अपने हालातों की वजह से। और जब बचपन से सिखाया गया हो, मैं स्कूल में कीर्तन में तबला बजाता था, वॉज वेरी डिवोशनल। हमारे स्कूल में, सिक्स स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली में, तो वहाँ पे डिविनिटी सब्जेक्ट था जो 8वीं तक पढ़ाया जाता था। तो उसमें जपजी साहब, हमारे एक होली बुक है,
वो याद कराई जाती थी, तो उसमें बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। बचपन में घर पे बहुत कीर्तन का माहौल था, शब्द कीर्तन का और सब था। लेकिन जब जवान हुआ तो कुछ ख्वाहिशें उठी और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा भगवान में बिलीव कम हुआ। फादर को मैंने ये देखा कि फादर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन भगवान में बिलीव नहीं छोड़ते, तो उतना बिलीव तो मैं भी पकड़ के चलूँ, बाकी सब मेहनत के ऊपर है, जो मैंने उनसे सीखा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो पापा 6 दिन मेहनत करते थे, 7वें दिन संडे को हमें गुरुद्वारा जरूर लेके जाते थे, तो उतना बिलीव मेरा टच में रहा। फिर उसके बाद जवानी आ जाती है तो और फोकस आ जाता है लाइफ में, करियर, पैशन, यही करना ये करना, तो भगवान से थोड़ी दूरी और हट जाती है। और जब वो इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ मिला ना, तो लगा ये साला मैंने किया, ये किसी ने नहीं किया, ये भगवान ने नहीं किया, ये दुआओं ने नहीं किया, ये मैंने किया। ऐसा हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और वापस जब बीमारी से बाहर निकला भी मैं, जब 2021 से, तब बिलीव शुरू हुआ कि हाँ नहीं है, एक परम शक्ति तो है एक, और उसमें भी। पर वो बिलीफ फिर से एंटर कैसे हुई आपके लाइफ में, री एंट्री कैसे हुई, कुछ हुआ? पता नहीं, बस अपने आप धीरे धीरे नज़दीकी आने लगी भगवान से। और अकेले बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, काफ़ी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला, और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, जो सूखे नशे करने से और शराब पीने से होती है ज़्यादा, और कम सोने से होती है, और गलत लाइफस्टाइल से होती है। और सूखे नशे मतलब वीड? या बहुत ज़्यादा करता था मैं। 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2 साल बहुत किया मैंने, एक्सट्रीम में कर दिया था, तो उसकी वजह से कोलैप्स हुआ सारा करियर, सब कुछ। तो बाकी उस डार्कनेस में बहुत कुछ दिखा, भगवान दिखा, शैतान दिखा, दोनों ने बाहें फैलाई, फिर चुना मैंने भगवान को। पता है, जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है, ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटेनिक चर्च में? इंग्लैंड में। क्या है वो? पर पता है क्या हुआ था आपको? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। कहते खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको, 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ, सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बातें। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी। ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया, और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है। मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है, और यहाँ अरेंज करिए, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं, सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। और वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? कंप्रेस करते ना, जैसे कंप्रेसिंग थी, बहुत कंप्रेसिंग। क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हैवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। सो कहती व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ? आई से व्हाटएवर आई वांट टू डू आई विल डू।
come to us. He'll get you everything. Boys come there with bigger plans, council sets, they'll help them. मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है. वो इंटरनेट पे मैंने फ़ोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी. मेरा मीडिया देखता था राज भाई, कनाडा से, इंग्लैंड में रहता था वो, तो उसने हटा दी. कहते नहीं ये हटानी पड़ेगी. तो वो फिर फ़ोटो हटा दी गई थी. मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी, जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं वहाँ तक गया. बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. ओके, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है. मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ. असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर. आई डोंट नो, दे से दिस लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन. ओके, सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है. और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है. कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे. दिखती है. ओके, दिखती है, हर तरह से दिखती है. भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो. वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया. मैंने कहा सही है, अच्छा है. एक होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था. बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग. तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त. तो मैंने कहा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इंडिया में हिपोक्रेसी पता आपको कितने लेवल पे है, तो जो हिपोक्रेट इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं, जो मुझे मिसोजिनी और डबल मीनिंग और कल्चर को ख़राब करना और वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना, ये सब कहते हैं, ये गाली बकते हैं मुझे, जिससे मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं और मैं कामयाब हो रहा हूँ. अगर कामयाब ना हो रहा तो बात अलग थी. तो अगर वो मुझे लाइक नहीं कर रहे तो ये तो लाइक कर रहे हैं ना. वो बड़ा अट्रैक्ट किया मुझे. ये तो प्यार कर रहे हैं, ये तो साले कह रहे आजा. लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की, परमेश्वर के लिए, वो थी. बीच में गुरु नानक जी खड़े हो गए. गुरु नानक देव जी ने तो बचा लिया मेरे को. मैं तो मरने वाला था, मौत आई थी मेरे घर पे, मेरी माँ खड़ी हो गई थी आगे. बहुत रहा वो फेज़. मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पे इस साल. उसमें मैंने अपनी बीमारी में और मेरे करियर में, क्योंकि मेरे खिलाफ बहुत कुछ हुआ, बहुत स्टेटमेंट्स, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत कोर्ट केसेस. जब मैं आया पंजाब की एक इंडस्ट्री से निकल के, आई वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ओवर देयर सिंस 2005 इन फैक्ट. सो सिंगर्स मुझे पैसा देते थे, मैं उनके लिए म्यूज़िक बनाता था और गाने लिखता था. जब मैंने खुद गाना शुरू किया तो एक इंडस्ट्री जहाँ से मैं आ रहा हूँ कह रहे साला ये तो हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर था, ये खुद गाएगा. और जो कि इंडस्ट्री जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ मुझे बुलाया जा रहा था, बॉलीवुड, वो कह रहे हम 30 साल से हैं यहाँ पे प्लेबैक कर रहे हैं, हमें शाहरुख खान ने कभी साथ नहीं खड़ा किया, इसको को हाथ में खड़ा कर रहा है. तो वो जो पैसेज था और उसका जो आउटबर्स्ट हुआ मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं, लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला. लोग बोलते तो मैं हिट ना हुआ था. कुछ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो. मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज़ नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया. और तब पॉडकास्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे. और मैंने कहा एक वक्त आएगा, एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे. तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश में बनाए हिंदी में. मैंने कहा हिंदी में बनाइए. मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? कहते इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ लेकिन तुम कभी बोले नहीं. कहते क्यों नहीं बोले? मैं कहा मैं इसी मौके का इंतज़ार कर, मैं अब बोलूँगा. तो उसमें बहुत कुछ बोला हूँ. वो बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है,
लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन। मैं वो नहीं हूँ क्या? जो लोगों ने देखा सुना। ऊपर वाले ने आपकी सोल को इतनी अजीब जर्नी क्यों दी है, इतना ज़्यादा सक्सेस? हर एक के साथ हुआ है, नहीं, पर आपके साथ थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है। हर एक के साथ एक्सट्रीम के साथ हुआ है, हर एक के साथ। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो नाखून बराबर नहीं हूँ। श्री राम को वनवास जाना पड़ा था, वनवास में जाके भी सीता माँ के साथ थे, और रावण ने आके जो किया वो अलग युद्ध छेड़ना पड़ा। तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ महापुरुषों के साथ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें वर्ल्ड की, और जिन्होंने कुछ अलग से लोग होते हैं शायद, और जिनको कुछ ब्लेसिंग्स होती है, तो उनके लिए रास्ते में जो लंबा चल सकते हैं, उनके रास्ते में समुंदर भी आता है, पहाड़ भी आता है, स्मूथ रोड भी आती है, खेत खलिहान सब आते हैं। जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी, बस ये है। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पटपट पटपट करती थी, क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था जी। मैं सोता ही नहीं था। मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। 2 साल में तकरीबन सोया नहीं ढंग से। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से एब्यूज़ हुआ, इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का। उसके ब्लेंड से मेरे को एकदम ऐसा क्रैश हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या ख्याल? 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे, और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता कुछ। सबसे डार्क थॉट क्या थी? कि मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं शो पे बैठूंगा अभी तो मौत हो जाएगी। क्या इन चीज़ों की वजह से फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज हुआ? एज इन वीड अब्यूज, नॉट ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज। फिर आप एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बन गए, कंप्लीट इंट्रोवर्ट, आप घर पे ही रहे। इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। इंट्रोवर्ट हुआ कि आप बीमार हुए और आप घर बैठ गए, आप इंट्रोवर्ट हुए और आप घर बैठ गए। मैं बीमार हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में। उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब रहे। 2021 में मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ, डॉक्टर राहुल मरादा। और चक्कर क्या है कि हमारे इस साइकेट्रिक साइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं जो मेरे साथ ट्रीट किया उन लोगों ने मुझे, लेकिन अब बकवास है एकदम। उनको समझ में नहीं आता पकड़े कैसे इस चीज़ को। मेरा केस भी बहुत सीवियर था। एक डॉक्टर ने बोला था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये स्टेज थी जो तेरे को स्टेज है, इसको स्टेज है, मतलब तेरे को तो बोल ही, मेरे से तो बात ही नहीं करता था ना कोई, मेरे को समझ में नहीं आता था बात का। आपके करियर की शुरुआत हुई एज अ म्यूजिक कंपोजर। यस। तो क्या इस स्टेज में आपको ट्यून सुनाई देते थे? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। म्यूजिक तो पता ही नहीं था। म्यूजिक चला गया आपके बिल्कुल दिमाग चला से? गया था, 3.5 साल चला गया था। आई एम श्योर कि अब आप ये मानते हो कि म्यूजिक भी ऊपर वाले की देन होती है। बिल्कुल देन होती है हमारी। देखो फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे हर कीबोर्ड या बाजा ट्यून होता है, 440। 440 एक ध्वनि की ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, साइंस बताती है। मैंने भी कहीं पढ़ा नहीं था। मैं बहुत विद्वान लोगों में मेरा उठना बैठना रहा है बचपन में और जवानी में भी, जब म्यूज़िक स्ट्रगल कर रहा था तब भी पंजाब के अंदर। तो उन्होंने ये बात समझाई थी मुझे, ये 440 है। मैं कहा भाजी ये 440 होता क्या है? 440 पे ट्यून, कहते ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है जो ऊपर वाले ने सेट करी है। मैंने कहा कैसे ऊपर वाले ने सेट कर दी? कहते ये पता कौन सी ध्वनि है? मैंने कहा कौन सी ध्वनि है? कहते एक छड़ी घुमाते आवाज़ आती है। मैं कहा आती है। कहते क्या आवाज़ आती है? मैं कहा सी आवाज़ आती है। कहते अर्थ भी तो घूम रही है, उसकी भी तो कोई ध्वनि है। तो 440 जो फ्रीक्वेंसी है जिससे म्यूज़िक रिलेट करता है, वो एक अर्थ की और एक नेचुरल सुपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे आप कनेक्ट करते हो, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हायर डायमेंशन, बहुत हाई डायमेंशन। ओके। और म्यूजिक भी उस डायमेंशन से निकल के आता है, उसी से निकल के आता है। स्पेशली जो म्यूजिक सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसा नहीं है, हर म्यूजिक आपके अंदर भी म्यूजिक है अभी इस टाइम। पूछो क्यों? क्योंकि आप मुझसे पिच में बात कर रहे हो। आपने बोला हर म्यूजिक, आपने ऐसे बोला हर म्यूजिक, दिस इज डी ट्यून्ड, यू आर इन ट्यून, यू म्यूजिकल।
because you're divine and connected on 440 and resetted on 440. This is you. You're musical. आपने हर आदमी बेसुरा नहीं, हर आदमी सुरीला है, हर आदमी ताल में है. आपने किसी आदमी को ऐसे चलते देखा? या तेज चलेगा या धीरे चलेगा, लेकिन रिदम में चलेगा. तो रिदम हर आदमी में है, सुर हर आदमी में है. अब आप कैसे हो? बहुत बेहतर हूँ अब बढ़िया चल रहा है. 2021 से जब से मेरी मेडिकेशन चेंज हुई हैं, जिंदगी में कुछ बदलाव आए हैं और डॉक्टर चेंज हुआ है. इसमें जीशन क्या बदलाव ब्रो? तो पर्सनल बदलाव है. ओके पर्सनल लाइफ में चेंजेस? हाँ, पर्सनल लाइफ में चेंज हुआ. हैबिट्स नहीं, हैबिट्स नहीं, बस कुछ जनरल. ओके ब्रो. ओके हनी भाई, ये हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड. आपको बिना ज़्यादा सोचे झट से सवाल देना और मैं कुछ टेंजेंशियल सवाल पूछ लूँगा ताकि एज अ पॉडकास्टर मुझे आपके दिल के बारे में ज़्यादा जानने को मिले. ओके, आर यू रेडी हनी भाई? यस. ओके. वन मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट यो हनी सिंह. कि मैं यो हनी सिंह हूँ. ओके. हृदेश की पर्सनालिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो यो हनी सिंह की पर्सनालिटी में नहीं है? सादगी. Okay. Is Hirdesh a good guy trying to be bad or a bad guy trying to be good? He's a very bad guy. Trying to be good. No, not trying anything. Not trying anything. I never tried to be something. I never ever tried to be Yo-Yo Honey Singh. I wanted it. Two different things. Okay. Trying to be and wanted. So I'm not trying to be anybody. I'm just a bad boy. You think you're a bad guy? Very bad guy. Okay. अगर कपड़े आपकी पर्सनालिटी की एक ऑफशूट है. ऑफशूट का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है. हाँ. पर्सनालिटी की जो अंदर की पर्सनालिटी है वो बाहर की दुनिया आपके कपड़ों के माध्यम से देखती है. ओके. अगर कपड़े आपकी पर्सनालिटी की एक ऑफशूट है तो इस हिसाब से यो हनी सिंह की फेवरेट आउटफिट क्या है? फुल ऑफ डायमंड्स. जो अभी तक बनाई नहीं. टॉप टू बॉटम ब्लिंग. ओके कूल. आपके सबसे फेवरेट पेयर ऑफ शूज कौन से हैं और क्यों? आउट ऑफ ऑल द शूज यू एवर ओन्ड अप टिल चाइल्डहुड. पंजाबी जूती. खुस्सा बोलते हैं हमारे पंजाबी में. खुस्सा. गोल्डन की कढ़ाई होती है उसपे, गोल्डन के धागे की. नॉट रियल गोल्ड बट डेफिनेटली एक दिन रियल गोल्ड का भी बनवाऊंगा. तो वो खुस्सा मुझे बहुत पसंद है. बहुत पहनता था. 2012, 13, 14 में यहाँ बॉम्बे पहन के घूमता था. तो उसको यहाँ पे मेरे राजस्थानी जो दोस्त यार होते थे वो बोलते रहे ये मोजड़ी है. मोजड़ी बोलते हैं उनके वहाँ पे. वो मुझे बहुत पसंद है. ओके. इन शब्दों को सुनकर आप क्या सोचते हो? पैसे, एवरीथिंग, गाने, लाइफ, सेक्स, ओह मैन आई लव इट, वीड, आई हेट इट, हृदेश, मी, सफलता, इस बेवफा, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, विनम्रता मतलब डाउन टू अर्थ. हाँ ठीक है, मीडियम. ओके. बॉलीवुड, बॉलीवुड, माया नगरी. हाँ माया नगरी. ओके. माया, इल्यूजन. इल्यूजन ओके. है ही नहीं वो जो दिखाते हैं. ओके. शेयर वन ट्रूथ एंड वन लाई. एक सच और एक झूठ अबाउट गॉड, भगवान के बारे में. झूठ. सच पहले भगवान के बारे में यह है कि वो हर जगह है. और झूठ पता नहीं, कंट्रोवर्शियल हो सकता है अगर मैं बोलूँ तो, कि भगवान मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में और मस्जिद में मिलता है. ओके. ये झूठ है मेरे हिसाब से. ओके ऑलराइट. आप बेसिकली ये कहने की कोशिश करो कि भगवान हर जगह है, हर जगह, ना कि एक जगह पे. नहीं है. ओके. सैटानिक चर्च में भी वहाँ नहीं है. वहाँ नहीं है भगवान. वहाँ नहीं है. ओके. वहाँ नहीं है. सिवाय वहाँ उस नहीं जगह के. वहाँ नहीं. सच में नहीं ब्रो, वहाँ पे वो कुछ अलग जगह है. वो अर्थ ही नहीं लगा मुझे. ओके. हनी सिंह का फेवरेट परफ्यूम और क्यों? टोबैको कलर. ओके. इसका क्रिश्चियन डियोर का. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड है. हाँ बोल्ड है और थोड़ा वुडी है और थोड़ा टोबैको है. नहीं पर साइकोलॉजिकली क्यों? वार्म है. ओके. वार्म है थोड़ा. ओके.
जैसे यूरोपियन परफ्यूम्स होते हैं तो वो बहुत कूल होते हैं, ये बहुत वार्म है और आपको बड़ा गर्म रखता है, ओके यू नो, अंदर से। ओके, हमको कंफर्ट महसूस होता है उससे। कंफर्ट नहीं, वार्मथ, ओके वार्मथ मिलती है उससे। ओके ठीक है। लड़कियों को भी बहुत पसंद है। कूल, ठीक है। इन चीजों में किस चीज की कमी है? मुंबई, मुंबई मुंबई में क्या कमी है? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। पंजाब, पीस। अब की आज की बात करो तो ओके पंजाब वो रहा नहीं जब मैं रह रहा था वहां पे। आपके दिल में पीस की पीस नहीं है अभी भी नहीं? सक्सेस में किस चीज की कमी है? अगर सक्सेस में इस चीज की कमी है कि वो है ही अच्छी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन किसी और के लिए, मेरा छोटा भाई जैसे आप हो, हम मेरे छोटे भाई हो, अब मेरा भाई ये काम कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है, मीडिया के अंदर सब कुछ कर रहा है, मैं चाहता हूँ मेरा भाई सक्सेसफुल हो। तो सक्सेस में एक कमी पता है क्या है? तोड़ेगा बहुत आपको, रुलाएगा बहुत, नाकामयाबी बहुत दिखाएगा। तो अगर मैं छोटे भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कमी है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो ये खूबी है सक्सेस की। अपनों पे ना लगे ना। अब गुड़िया मेरी सिस्टर है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, अब वो नौकरी करना चाह रही है वहाँ पे, तो मेरे को होता है कि ये सब कुछ सही सही चले, इसके लिए जो सक्सेस, जो तकलीफें मैंने देखनी थी वो मैं देखूं, इसको ना आए। काफी ज्यादा डीप बातें कर रहे हो। एनीवे, नेक्स्ट। मैं ऐसा ही हूँ भाई। नहीं, ठीक है, आई एम लविंग डूइंग दिस पॉडकास्ट विद यू, बस यही थैंक है। यू, सेम हियर ब्रदर। कुछ नया है। प्यार में किस चीज की कमी है? प्यार में कोई कमी नहीं है, कंप्लीट होता है प्यार। कंप्लीट होता है। ओके, वो भी बताऊं किसका? माँ का। ओके, मे बी इफ आई आस्क्ड यू कि रोमांस में किस चीज की कमी है, यू हैव सेड मे बी माँ के प्यार की। हाँ, ये भी बात है। ओके, ये बॉलीवुड वाला पिक्चर भी यूज कर लेंगे डायलॉग। हम क्लेम करेंगे, हम क्लेम करेंगे। ओके, मॉडर्न इंडियन म्यूजिक में किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है, कंप्लीट है। हाँ तभी तो मॉडर्न है। ओके ओके, फेयर। अगर आप अपने बच्चों को बस एक ह्यूमन वैल्यू सिखा पाओगे अपने लाइफ में, तो कौन सा ह्यूमन वैल्यू होगा? सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत करना। रिस्पेक्ट। हाँ। ओके। स्ट्रेंजेस्ट हैबिट ऑफ हनी सिंह? स्ट्रेंजेस्ट हैबिट मतलब आपकी कोई वियर्ड चीज बता दो। वियर्ड? मैं हूँ ही बहुत वियर्ड आदमी। जो लोग मेरे साथ रहते हैं ना, उनसे पूछो मैं किस तरह का आदमी हूँ। बहुत मुश्किल आदमी हूँ मैं साथ में रहने के लिए, ओके, बहुत ज़्यादा। Okay. तभी मैं इश्क में भी बहुत नाकामयाब रहा। तो कल ही मैंने एक शेर लिखा, इस बात पे शेर सुनाऊं? आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा शेर सुनाने के लिए। तो कल ही मैंने इस बात पे शेर लिखा है, हर जगह फतेह हो, हर जगह फतेह हो, सब कुछ पा रहा हूँ मैं इस दुनिया में, पैसा, ये हो, स्टारडम, एवरीथिंग वापस आ रहा है। हर जगह फतेह हो तो शिकस्त तो होगी, तो इश्क पे रख हौसला आशिक, तेरी जिंदगी जबरदस्त होगी। लेकिन नाकामयाब बहुत रहा मैं आशिकी में, अपनी वजह से, कि मैं बहुत मुश्किल हूँ, बहुत मुश्किल आदमी हूँ रहने के लिए। सेम, मेरे साथ रह नहीं पाता कोई। सेम। वही, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया पर प्यार नहीं दिया। प्यार बहुत दिया है, हाँ, मतलब रोमांस नहीं दिया। रोमांस भी बहुत दिया है, इश्क नहीं दिया। इश्क नहीं दिया। इश्क का कोई और वर्ड नहीं है। Yes. शादी करनी है दिल में वो वाली शादी feeling? मेरी हो गई थी एक बार, अब सेपरेट हो गया मैं वाइफ के साथ, अब दोबारा तो नहीं करूंगा, लेकिन मम्मी पापा कह रहे हैं थोड़ा वक्त देखो, करना है तो करो। पर आप हो तो आशिक। मैं आशिक हूँ बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, हर पंजाबी लड़का आशिक होता है, बहुत तगड़ा, एट इन सम वेरी कोर लेवल। बहुत तगड़ा। ओके, अगर आप अब 22 साल के हृदय से मिलोगे तो आप उन्हें क्या बताओगे? उसको सब कुछ पता है। पता है? 22 साल के हृदय को सब कुछ पता था। एक अवार्ड जीत चुका था बेस्ट साउंड इंजीनियरिंग का। एक गाना था उसके पास, खड़के गलासी तेरे नाते, 2005 में। उसको सब कुछ पता था। अगर हृदय को, अभी वाले हृदय, 1 साल के लिए देश का पीएम बना दे तो वो क्या बदलाव लाएगा? बदलाव क्या लाएगा? हमारे देश में किसी तरह सेकुलरिज्म वापस आ जाए और तगड़े तरीके से। ओके
और कुछ? क्योंकि हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी थे पंजाब के, जो सिख एम्पायर चला काफ़ी वक्त, तो ये लोगों को बहुत कम पता है। लोगों को लगता है कि वो सिख एम्पायर था, तो मेजॉरिटी ऑफ सिक्स वर ओनली 18% एट हिज रूल। मल्टीपल कल्चर के सेकुलर लोग थे, हर मंदिर धर्म और गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिदें बनी गई उस वक्त पंजाब में, और उनकी पूरे एम्पायर में, नॉट इवन पंजाब, बहुत बड़ा प्रोमिनेंस था उनका जी। तो कुछ वैसा करने की कोशिश करूँगा। वो आप शायद अपने म्यूजिक से भी कर सकते हो अभी भी। वो करते हैं। अभी मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, मैं चेन्नई गया हूँ, वो लोग पंजाबी गाना गा रहे हैं। मैंने बोला वहाँ पे उनको, मैंने कहा, मैं ये बोलता हूँ, मैंने हैदराबाद में ये बात बोली, मैं कहा हम लोग यूरोप जाते हैं, जर्मन फ्रेंच नहीं बोलेगा, फ्रेंच जर्मन नहीं बोलेगा, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आज साउथ इंडिया में खड़े होके आप कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग दे गा रहे हो, तो मैं कहा हम इंडिया अगर वन रहे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। Complete the following sentences. My biggest fear is dash. डेथ Honey Singh looks sexiest in एज इन नहीं in what? इन सूट्स। Okay. Pain is dash. पेन इज प्लेजर। प्लेजर। Rap is dash. रैप इज बकवास। Okay. रैप की फुल फॉर्म क्या है? जावेद जाफरी साहब ने बनाई थी, रहें आप परेशान। मैं वो बातें करूंगा जिससे आप परेशान रहेंगे। Okay. फॉर मी, छोटे होते जावेद जाफरी साहब को सुना है, तो उन्होंने एक उनके इंटरव्यू में बात बोली थी कि रैप का मतलब रहें आप परेशान। तो रैप तो एक बकवास है। Okay. 5 इंडियन म्यूजिशियन जिनके आप फैन हो। A.R. रहमान, अपाचे इंडियन सर, अमर सिंह चमकीला, कुलदीप मानक और सेवमनी। मॉडर्न रैप सिनारियो को इम्प्रूव करने के लिए 4 टिप्स हनी सिंह के अकॉर्डिंग। यार ये अलग है कुछ, ये कुछ और अभी हो रहा है। ओके। तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत लंबा चैप्टर चल जाएगा इस पे हमारा। ओके। तो क्योंकि ना मैं 2003 से बीट्स बनाना शुरू किया, जो अंडरग्राउंड इंग्लिश में रैप करते थे लड़के दिल्ली में, कुछ गोवा से थे, इंग्लिश में रैप करते थे, उनके मैंने बीट्स बनाना शुरू किया 2003-04 में। तो उससे पहले मैं हिप हॉप का एक म्यूजिक जर्नलिस्ट था। मैं पूरा हिप हॉप सुनता था एज ए जर्नलिस्ट, एक एक बीट की लेयर को खोल देता था, ये क्या बजा हुआ है, कैसे बजा हुआ है, क्या टेम्पो है, क्या बेस है। तो मुझे म्यूजिक की सेंस नहीं थी। उस तरह एज ए म्यूजिक जर्नलिस्ट में ड्राइव हुआ कि आई वांट टू मेक दिस बीट्स, आई वांट टू डू दिस। सो एज म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर, रैपर, राइटर, इफ यू आस्क यो हनी सिंह कि अभी जो चल रहा है उसके रैप के बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में क्या चेंजेस है, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हूँ। लेकिन एज अ म्यूजिक जर्नलिस्ट, इफ यू आस्क मी अबाउट हिप हॉप, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बिग चैप्टर, एक पॉडकास्ट होगा इस पर। ओके, कूल। आपकी लीस्ट फेवरेट गाली? लीस्ट फेवरेट गाली, यार फिर मम्मी ने बोला था कोई वो पॉडकास्ट के अंदर ना गाली नहीं देनी। लीस्ट फेवरेट तो ये साले कुत्ते की ही होती है। ओके, जो बेसिक वाली गाली है। बेसिकली ओके, एवरेज हो गया। ओके, ओके, फाइन। और वो लीस्ट फेवरेट, वो हर भारतीय के दिल के करीब होता है। पता क्या होता है, एक्सेंट का बड़ा फर्क है। अब मैं फिर बोलूंगा, फिर मम्मी डांटेगी मेरे को कि ये Sorry, देखेगी, आंटी। देखेगी। एक होता है मैं होता कुछ बैड होता है। ओके, और इस राउंड का आखिरी सवाल, आज योर प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। हनी सिंह, फेवरेट थिंग अबाउट योरसेल्फ? Favorite thing about myself that I'm very, very romantic. क्यों? Very, very. और उसी रोमांस से गाने निकल के आता है। हाँ, उससे रोमांस, मतलब रोमांटिक मैं हर चीज़ को लेके हूँ, मतलब हर सिचुएशन को लेके, हर सिचुएशन के साथ रोमांस करता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ एक माशूका के साथ ही रोमांस करता हूँ, जिंदगी के साथ रोमांस करता हूँ। Okay. भगवान के साथ रोमांस करता हूँ। वो मुझे छेड़ता है, मैं उसे छेड़ता हूँ। वो मुझे कुछ बोलता है, मैं उसको कुछ बोलता हूँ। Okay. वो मुझसे कुछ मांगता है, मैं उससे कुछ मांगता हूँ। भगवान आपसे क्या मांगता है? ईमानदारी। ईमानदारी मुझ में है, ईमानदारी से मुझे प्यार कर, मैं फिर चीट करके प्यार करता हूँ। आपका फेथ हट जाता है कभी कभी? नहीं, थोड़ा सा फेड आउट हो जाता है, लेकिन अब बहुत स्ट्रांग है। पिछले 2021 से लेके अब तक बहुत स्ट्रांग है। मैं भोले बाबा का भक्त हूँ बहुत ज़्यादा।
गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी को बहुत मानता हूँ, सारे धर्मों में मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा जी के साथ बहुत मेरा एक कनेक्शन है। क्यों? पता नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सब कुछ उन्होंने, सारे भगवानों ने, सारे देवी देवताओं ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सब कुछ, लेकिन वो मतलब वो बहुत बहुत प्राइम है। और कितने ही बाकी देवताओं ने उनको पूजा, कितने संतों ने उनको पूजा, तो वो एक अलग ही पर्सनालिटी है और अलग ही पावर है और डिस्ट्रॉयर है और कोई प्लेजर में नहीं है। वो शमशान घाट पे उनकी मूर्ति लगती है, गले में सांप है, वो साधु हैं, मलंग हैं। इतनी प्रीचिंग्स नहीं है जितना वो, देखा जाए तो जो मैंने भी रिसर्च करने की कोशिश करी कि भोले बाबा की इतनी प्रीचिंग्स नहीं है जितना आप उनको सिर्फ देख देख के और ध्यान कर कर के ही सीख सकते हो। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मेरी नॉलेज कम है, शायद क्या पता हो, जैसे कि गीता है, रामायण है, बाकी अलग अलग वेद हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बाकी देवी देवताओं के उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन भोले बाबा के काफ़ी कम है। लेकिन भोले बाबा वैसे इतने संपूर्ण है कि उनको देख के, उनको ध्यान करके एक पावर आती है। आप करते हो ऐसे? बहुत ध्यान करता हूँ। म्यूजिक के लिए? नहीं, अपने आप के लिए, खुद के लिए, पीस के लिए बोला ना, दिल में पीस नहीं है। मैंने 500 पॉडकास्ट किए हुए हैं और बहुत कुछ सीखा है। संस्कृत में एक शब्द है इष्ट देव। इष्ट देव मतलब आपके खुद के पर्सनल भगवान कौन, और जो आप अभी कह रहे हो बेसिकली आपके इष्ट देव है। हाँ, इष्ट देव। और कहा जाता है कि हर सोल अपना इष्ट देव पता कैसे चूज करता, बेस्ड ऑन व्हाट योर सोल नीड्स एट दैट मोमेंट। तो कहते हैं कि जो लोग शिव जी से ड्रॉन है, भोले बाबा से ड्रॉन है, उन्हें एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से प्यार है। और अगर आपने भोले बाबा की प्रार्थना करी, वो आपको आपके मटेरियल गिफ्ट्स दे देगा ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जल्दी से चले जाए। अच्छा, डू यू बिलीव? यू डोंट हैव टू एग्री। मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था इस बारे में। मैं मटेरियल गिफ्ट्स के लिए ध्यान नहीं करता। हाँ? सबसे ज्यादा मैं ध्यान करता हूँ भोले बाबा का पावर के लिए और पीस के लिए। प्यार भी एक मटेरियल गिफ्ट होती है। हाँ, ये भी बात है। मतलब इश्क भी मटेरियल गिफ्ट होती है। ये भी बात है। सेम, देयर इज नो, ये भी बात है। इमोशन है ना। हाँ, इमोशन है, प्लेजर मिल रहा है। स्पिरिचुअल चीजें उस पार होती है। हाँ, वो अलग है। वो तो है, वो तो है। ओके, वो बहुत अलग है। आगे के क्या प्लान्स है हनी भाई? बस वही बताया शुरुआत में, बहुत कुछ करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। तो भोले बाबा के भक्त मैं बचपन से भी ऐसा ही हूँ। जो मन करता वही करता हूँ, और जब जो मन किया वो तब किया, जो मन नहीं किया तो नहीं किया। प्लान्स मैं बहुत बना के रखता हूँ जिंदगी में। मैं 10 प्लान बनाता हूँ और मेरे साथ ये ऐसा होता। अपनी औकात से बड़े सपने देखता हूँ, बचपन से देखे, पहुँचा, और बड़े सपने देख रहा हूँ। अभी आपको बताऊँगा तो आप शायद हंसोगे, लेकिन वो मैं कर दूंगा 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। आपको कोई बंदा आया था मेरे पास, मैं नहीं हंसूंगा, इसने कर दिया। तो बहुत सारे प्लान है, 10 प्लान बनाता हूँ, 3 पे काम करता हूँ, इतने फोकस से काम करता हूँ कि कुछ और नहीं देखता। 3 चलते हैं, अगले 7 रुक जाते हैं, उसके बाद अगले 3 वो आते हैं जो मैंने अगले साल के लिए सोचे थे, वो मेरे पास चल के आते हैं। ओके, कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये करो, अरे ये तो मैंने अगले साल करना था, ये अब आ गया। बॉलीवुड मेरे पास आया, मैं बॉलीवुड के पास नहीं गया। दे केम टू मी, आई वाज इन मोहाली। शिव जी ने उनको पुश किया आपकी ओर। मैंने गाना बनाया भोले बाबा पे 2013 में, शिवरात्रि पे बना बाई चांस हो। गाने का नाम है झूम, बहुत ज़बरदस्त गाना है, मैं रिलीज़ करूँगा जल्दी किसी भी शिवरात्रि पे। आप और भी गाने बनाने वाले हो ऐसे धार्मिक? बने हैं, एक मैंने शायरी लिखी थी, शायरी पे गाना मैंने बनाया, गाने का मैंने 52 सॉन्ग्स बनाए। मैं अभी बताता हूँ आपको, मेरी ये एल्बम जिसके सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ, हनी 3.0, ये एल्बम डिज़ाइन करी मैंने सितंबर में। उससे पहले मैं शराब पी रहा था थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं, और मेरा कुछ करने का मन नहीं था, और जो इक्का दुक्का शोज़ आ रहे थे वो कर रहा था, पैसा कमा रहा था थोड़ा बहुत। तो मेरे को किसी ब्राह्मण ने बोला था कि आप गंगा जी होके आओ, फिर मैंने कहा चले जाऊँगा। तो मेरे को फरवरी में बोला था, और मैं गया, मैं अमेरिका गया, अमेरिका से बहुत शराब पी, और वहाँ से वापस आया, मैंने गंगा जी चलेंगे। गंगा जी गया, मैं स्नान किया, पूजा करवाई मैंने, उसी ब्राह्मण ने आके करी, और वापस आया, मैंने सारी बोतलें उठा के फेंक दी स्टूडियो से। मैं कहा कोई नहीं दारू पिएगा, अब काम करेंगे। गाने बनाने शुरू करे,
एक रात में 4 गाने बन गए। मैं कह रहा था साला एक रात में 4 गाने बन गए, टूटी खुली कुछ अजीब सी अपने आप गाने बनने लग गए। तो मैंने 52 सॉन्ग्स बनाए हैं 2 महीने में, सितंबर और अक्टूबर में। और अभी एक लेटेस्ट मैंने स्पिरिचुअल गाने तो हैं मेरे पास 3-4 और भी हैं। एक मेरा गाना है, वो गाने में बात नशे की हो रही है, लेकिन मैंने कई लोगों से ये सुना है और बड़े अच्छे खासे लोगों से ये सुना है कि हमें बड़ी स्पिरिचुअल वाइब आती है उससे। गाना है मनाली ट्रांस मेरा। जब मैं वो बना रहा था तो मेरे हिसाब से हर गाने में स्पिरिचुअलिटी है, तभी वो मेरे गानों की लोगों के दिलो दिमाग तक नहीं जाती, रूह तक जाती है। ओके, आपके अगले वाले गाने के बारे में कुछ बताइए। गाने का नाम है नागन। तो उसमें पंजाब के अमर सिंह चमकीला जी, जिनको मैंने काफ़ी सुनना शुरू किया लिरिकली, और उनका वोकल टेक्सचर बहुत डिफरेंट है। तो जब मैं पहले गाने निकाल रहा था 10 साल पहले, जैसे ब्राउन रंग, ब्लू आइज, देसी कलाकार, दे आर ऑल वेस्टर्न मेलोडीज। तो इस बारी मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं फोक टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, बट द बीट इज़ हिप हॉप एंड आई शॉट द वीडियो इन मैक्सिको विद ब्लडी 50 गर्ल्स इन बिकिनी। इट्स अ टोटल कॉन्ट्रास्ट। लोग कहेंगे क्या किया है इस आदमी ने, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, बट वो मेरे को विजुअल वही दिख रहे थे उसमें कि मैं इसमें ये विजुअल दूंगा और बिल्कुल डिफरेंट कलर्स होंगे और ग्लैमर होगा, टू मच स्किन शो होगा, और ये इसको मैं ऐसे ही प्रेजेंट करूँगा। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो कि इतने आइडियाज सामने से आते हैं, सर्कमस्टेंसेस सामने से आते हैं आपके लाइफ में। मतलब कुछ तो किया आपके सोल ने शायद पिछले जन्म में, आई डोंट नो व्हाट। मेरी डॉक्यूमेंट्री में इस सवाल का जवाब है। मुझे पता है मेरी सोल ने पिछले 5 जन्म में क्या किया। आपने कुछ रिग्रेशन थेरेपी की थी? कोई थेरेपी नहीं की। फिर अपना ध्यान है मेरा, मतलब अपना बिलीव है मेरा। ओके, बहुत स्ट्रांग है। ओके, मेरी डॉक्यूमेंट्री में इसके ऊपर, इस उंगलियों पे मैंने चीज़ें बताई हैं, जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ब्रो। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है? आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? संगीत और प्रेम। ओके, ओके। एंड में हनी भाई आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके लाइफ की सबसे सुंदर मोमेंट के बारे में बताइए। जो एक सबसे सुंदर मोमेंट जब मेरी बहन की शादी हुई थी। क्यों? ऐसे ही, क्योंकि उसने अपनी 2007 में जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ तो वो कॉलेज में पढ़ रही थी, ठीक है, और मैं 12 तक पंजाब में रहा, वहाँ काम कर रहा था। सैटरडे संडे घर आता था दिल्ली, टाइम नहीं दे पाता था। और 12, 13, 14 में मैं स्टार बन गया, बहुत पैसा कमाया, बहुत टूरिंग कर रहा था, उनसे मिल नहीं पा रहा था। 14 में सब क्रैश हुआ। मैं जब घर पहुँचा तो मेरे माँ बाप और मेरी बहन थी। तो मैंने कहा साला मैंने इनको सारी ज़िंदगी वक्त नहीं दिया, अब जब मैं इनके पास वापस आया तो कैसे आऊँ ऐसे। और उसके बाद धीरे धीरे ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सबको घर पे बोलता रहा इसकी शादी करो, उसको भेजो यहाँ से, इसकी शादी करो, उसको भेजो यहाँ से। तो वो बोलती भाई जब तो ठीक होगा ना मैं तब जाऊँगी। तो मुझे आज भी याद है जब उसकी शादी हुई तो मैं ठीक नहीं था पूरा, मेरे को सिम्टम्स आते थे, लेकिन वो एक सपना था मेरा कि मेरी बहन की शादी होगी, जिसने अपनी जवानी ख़राब करी मेरे लिए। इंतज़ार किया, किसी आशिक के लिए नहीं इंतज़ार किया, एक भाई के लिए इंतज़ार किया कि ये ठीक होगा तो ये मुझे डोली में बिठा के भेजेगा। तो ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरी लाइफ का। हनी भाई की लाइफ पर एक मूवी बननी चाहिए। बनेगी, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बनाएगा या रिडले स्कॉट और अंग्रेजी में बनेगी। मैं आपको एज अ म्यूजिशियन जानता था, आपको एज अ मीडिया पर्सनालिटी जानता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको एज अ ह्यूमन जानकर। सच कहूँ तो ये एग्जैक्टली एक पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत स्ट्रेच्ड आउट होता है, मुझे जानना है आपके बारे में। बट आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उस डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं जेन्युइनली आपसे बातें फिर से करना। हाँ, बैठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, उस डॉक्यूमेंट्री के ही दौरान एक पॉडकास्ट करेंगे। ओके, कूल, आई एम हैप्पी टू भाई। पर बहुत कुछ देखा आपने लाइफ में, एंड आई प्रे टू भोलेनाथ कि ये सिर्फ आपकी बिगिनिंग है। बिल्कुल, एंड आई एम श्योर यू फील दैट योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, 30% मिला है अभी जी, आगे और बहुत कुछ करना है। 70% बाकी है। यस ब्रो, 70%। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू भाई। बिफोर आई लेट यू गो भाई, हमारी टीम की ओर से वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। अरे वाह, मेरे हाथ पर चोट लग चुकी है, आई कांट गिव इट टू माई सेल्फ भाई। नहीं भाई, दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ टीम TRS एंड टीम Thank आजियो। you.
Thank you, brother. इसमें सिर्फ मटेरियल गिफ्ट्स नहीं है, एंड आई नो इवन यू डोंट लाइक एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, मैं सेम टाइप का हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है, हाँ पर ये मान लो कि भाई का प्यार है उसमें, डन। तो जस्ट एक्सेप्ट अल्लाह। स्टूडियो में रखेंगे इसको, हाँ जी भाई। यादगार। अब दिल्ली आओगे मेरे पास जी जी 100%। बिना कैमरा के? यस यस ब्रो, बहुत कुछ बातें कुछ करनी है देखेंगे, कुछ देखेंगे, ओके ठीक कुछ है। दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा, ओके ओके। क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते। हाँ जी, जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड ब्रो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ब्रो। पिज़्ज़ा। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। जिस दिन ये एपिसोड रिकॉर्ड हुआ उस दिन हनी भाई थोड़े हरी में थे, विच इज वाई वी कुडंट टॉक फॉर लॉन्ग। आई फील कि यो हनी सिंह टीआरएस पर लौट के आएंगे, हृदेश भाई टीआरएस पर लौट के आएंगे, बहुत कुछ बताएंगे उस वाले पॉडकास्ट में, तो उसका डेफिनेटली इंतजार कीजिए। कुछ लोगों से बात करने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि ये कितने ज्यादा ओपन है, कितने ज्यादा ऑनेस्ट है। दैट्स व्हाट स्ट्रक मी अबाउट यो हनी सिंह। बहुत सारे सवाल पूछने हैं यार। अकॉर्डिंग टू मी ये प्योर पॉडकास्ट नहीं है, थोड़ा इंटरव्यू स्टाइल कॉन्वर्सेशन हो गया, पर जो राउंड था ना आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड, उसमें इस इंसान की असलियत दिख गई, इनके दिल के बारे में मुझे पता चला। आई एम श्योर आपको भी पता चला होगा। देयर इज लॉट्स मोर ही हैज टू ऑफर। दोस्तों ये वाली लुक, दिस इज स्टाइल बाय आजियो। अगर आपको भी ऐसी ही स्टाइलिंग करनी है खुद की तो प्लीज डाउनलोड द आजियो ऐप, बिगिन शॉपिंग नाउ। आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस पर बहुत ही जल्दी लौट के आएगा आपका भाई रणवीर टू ब्रिंग यू मोर डीप कॉन्वर्सेशंस, होपफुली वेरी सून, विद आपका भाई यो हनी सिंह।